प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे इतिहास के बारे में। पिछले व्याख्यान में मैंने एक सामान्य परिचय इतिहास विभाग का, महाविद्यालय में होने वाली गतिविधियों का वो एक आपके सामने मोटा मोटी एक स्केच रखा था। उम्मीद है आपको महाविद्यालय के तौर तरीके कुछ समझ में आए होंगे। आज हम अपने विषय के बारे में बात करते हैं, इतिहास। कि भाई इतिहास क्या है? क्या इतिहास की भी कोई परिभाषा होती है? ये कुछ बातें आपके मस्तिष्क में आ सकती हैं। आपके मन में यह भी आ सकता है कि इतिहास कैसे लिखा जाता है। एक इतिहासकार को कैसे हजारों साल पहले की घटनाओं का ज्ञान हो जाता है और वो कैसे जान लेता है कि आज से 2000 साल पहले, 4000 साल पहले क्या यहाँ का व्यक्ति करता था, कैसे मकानों में वो रहता था। ये आखिर एक वर्तमान में बैठा हुआ व्यक्ति, एक इतिहासकार, एक विद्वान, यह कैसे जान लेता है? यह आपके मस्तिष्क में सवाल आ सकता है। भाई, अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाऊं कि सिंधु सभ्यता का इतिहास, हो सकता है आपने 12वीं क्लास में पढ़ा हो सकता है आप में से बहुत से विद्यार्थी ऐसे हो जिन्होंने पहले इतिहास विषय नहीं पढ़ा हो। अब सिंधु सभ्यता आज से करीब 4000 साल पहले, 4500 साल पहले मानी जाती है। अब इतनी पुरानी सभ्यता का आप पूरा एक अध्याय इस कक्षा में पढ़ेंगे, आपके फर्स्ट पेपर में आएगा। तो वो आखिर इतना बड़ा अध्याय इतिहासकार ने कैसे लिखा? तो मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि सिंधु सभ्यता के जो स्थल थे, जैसे मोहनजोदड़ो आपने नाम सुना है, हड़प्पा सुना है, कालीबंगा सुना है, ये जो कि मिट्टी में दब गए थे, इतने हज़ारों साल पुराने हैं और इन दबे हुए स्थानों को खोजा गया। किसी कारणवश वो इंसान को दिखाई दे गए कि यहाँ इतनी ईंटें निकल रही हैं। उन ईंटों को निकालना प्रारंभ किया। हड़प्पा की बात करें तो फिर पता चला कि नीचे मकान हैं। फिर मालूम चला कि यह तो पूरी एक बस्ती है, पूरा एक शहर है। तो जब वहाँ खुदाई की गई, फिर सरकार के स्तर पर खुदाई हुई, हड़प्पा की हुई, मोहनजोदड़ो की हुई, तो उस खुदाई में से अब पूरा का पूरा एक नगर निकलता है, एक पूरा शहर खुदाई में से निकलता है। जो हालांकि उन मकानों पर छतें नहीं हैं, बहुत से मकान जो हैं वो ध्वस्त हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मोटा मोटी एक व्यक्ति, यदि आप भी उन स्थानों पर जाएंगे, कालीबंगा हमारे बहुत पास में है, आप भी यदि उन स्थानों पर जाएंगे तो आपके मस्तिष्क में यह बात आने लगेगी कि ये वो आदमी, सिंधु सभ्यता के समय का आदमी, इतने बड़े घर में रहता था। उस घर में इस आकार के कमरे हुआ करते थे, कमरों में खिड़की, दरवाजे, उस घर में रसोई, घर में स्नानागार, घर में चूल्हा, ये सब आपके मस्तिष्क में आने लगेगा कि ये यहाँ पर इसकी रसोई थी। ये स्थान जो दिखाई दे रहा है संभवतः यहाँ उसका जो चूल्हा था, ये उसका मुख्य दरवाज़ा था। ये मुख्य दरवाज़ा संकड़ी गली की तरफ खुल रहा था।
चौड़ी गली की तरफ जो है दरवाजे नहीं खुल रहे थे। मोहनजोदड़ो के यदि नगरों की खुदाई की, मोहनजोदड़ो के नगर की खुदाई की हम बात करें तो संकड़ी गली में खुल रहे थे। तो ऐसे मोटा मोटी एक अनुमान लगता जाता है। अब वहाँ की मूर्तियाँ मिली हैं, वहाँ खुदाई से खिलौने मिले हैं, तो उन मूर्तियों पर किस प्रकार के वस्त्र हैं, वो महिलाओं की मूर्तियों पे किस प्रकार के वस्त्र हैं, पुरुषों की मूर्तियों पर किस प्रकार के वस्त्र हैं, वो जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं उनमें महिलाओं की चोटी बनी हुई है या बाल खुले हैं, इससे मोटा मोटी अनुमान लगता है कि कैसे उनका जो है कपड़े पहनने का तरीका था, क्या उनका रहने का सलीका था। ऐसे ही चित्रों के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से, खिलौनों के माध्यम से हमें उन लोगों के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, उनके खान पान के बारे में, उनके धर्म के बारे में। अब जैसे सिंधु सभ्यता के जो स्थान हैं प्रमुखतः, जैसे मोहनजोदड़ो की हम बात करें तो वहाँ इस प्रकार की मूर्तियाँ मिली हैं जिनको देखकर लगता है कि वो इनकी पूजा करते रहे होंगे। अब वो मूर्तियाँ फीमेल ज़्यादा हैं, यानी कि महिलाओं की ज़्यादा हैं, यानी वो मातृशक्ति की पूजा करते थे, देवी की पूजा करते थे। तो ऐसे कर धर्म का अनुमान लगता है। तो ऐसे मोटा मोटी एक इतिहासकार उस समय की जो वस्तुएं हैं जिनको पुरातत्व कहा जाता है उनको देख करके एक स्केच बनाता है, अपने मस्तिष्क में एक चित्र बनाता है और फिर वो लेखन करता है और वो उस काल का इतिहास लिखा जाता है। ऐसे ही वैदिक सभ्यता, यद्यपि वेद अपौरुषेय थे और हजारों सालों तक गुरु शिष्य परंपरा में सुरक्षित रहे, यानी कि गुरु ने अपने शिष्य को सुनाया, शिष्य ने अपने शिष्य को सुनाया, उसने आगे अपने शिष्य को सुनाया। इस प्रकार वेदों का यह ज्ञान एक, जिसको इसलिए श्रुति भी कहा जाता है, सुन करके गुरु शिष्य परंपरा में हजारों सालों तक सुरक्षित रहा और बाद में इसको लिखा गया, ड्राफ्ट किया गया, इसका जो है टेक्स्ट बना, एक पुस्तक के रूप में हमारे सामने आया। अब उस पुस्तक को पढ़ करके हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि वो जो वैदिक काल के लोग थे उनका रहन सहन कैसा था, उनका खान पान कैसा था, वो किस धर्म के मानने वाले, किस देवी देवता के पूजने वाले लोग थे, उनका समाज किस प्रकार का था, उनकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी, उनके यहाँ कौन कौन से अनाज पैदा होते थे, ये सारी बातें हम वेदों को पढ़ करके जान सकते हैं और वैदिक काल के लोगों के बारे में जान सकते हैं। ऐसे ही मोटा मोटी यदि आप सोच सकते हैं कि चलो भारत का इतिहास तो लिख लिया, अब विश्व का इतिहास कैसे लिखा होगा। अब विश्व के इतिहास की यदि हम कुछ घटनाएं लें, जैसे फ्रांस की क्रांति। अब जब क्रांति फ्रांस के अंदर हुई तो उस समय के जो अखबार हैं, उस समय की पत्र पत्रिकाएं हैं, उस समय के जो विचारक थे उनके द्वारा, विद्वानों के द्वारा, लेखकों के द्वारा लिखी हुई पुस्तकें हैं, उनके माध्यम से हमें उस फ्रांस की क्रांति की जानकारी हो रही है। क्योंकि हमारा जो भारत का इतिहास है यह तो बहुत प्राचीन है, लेकिन विश्व के इतिहास में भारत जितनी प्राचीनता नहीं है। और ख़ास करके मैं जो आपको पेपर पढ़ाऊँगा वो आधुनिक विश्व का इतिहास है। तो चाहे फ्रांस की क्रांति हो, वहाँ नेपोलियन हो, हिटलर हो, मुसोलिन हो, तो उनके समय की जो पत्र पत्रिकाएं, अखबार, पुस्तकें, उनके माध्यम से उस जानकारी हमें उस समय की मिल गई। ये एक प्रकार से हमारे प्राथमिक स्रोत हो गए, प्राइमरी सोर्सेज जिनको कहते हैं। और फिर उसके बाद में और बहुत सारे लोगों ने लिखा और वो एक क्रम में लिखते हुए आगे बढ़ते रहे, नई नई पुस्तकें आती रहीं। तो इस प्रकार से विश्व के इतिहास का लेखन भी हुआ। अब यदि इतिहास की कोई परिभाषा की बात की जाए कि इतिहास क्या है, तो मोटा मोटी कह दिया जाता है जैसे कि इति है आस, ऐसा ही हुआ। लेकिन
यदि मैं यूरोपियन विद्वान जेम्स साटवेल के मत के अनुसार बात करूं, तो वो लिखते हैं कि इतिहास की दो विधियां हो सकती हैं। या तो इसका अभिप्राय हो सकता है घटनाओं का लेखा जोखा या स्वयं घटनाएं। सही अर्थ में देखें तो घटनाएं इतिहास नहीं है, अपितु घटनाएं इतिहास नहीं है, अपितु घटनाओं का लेखा जोखा इतिहास कहलाता है। यदि हम स्वीकार करें कि भाई जो कुछ घटित हो रहा है, पृथ्वी पर जो भी घटना हुई है वह इतिहास है, तो फिर इतिहास का जो क्लेवर है वो बहुत बढ़ जाएगा और ऐसे पृथ्वी की कहानी भी इतिहास का अंग बन जाएगी। परंतु वास्तव में पृथ्वी की कहानी तो प्रकृति के वैज्ञानिकों के अध्ययन का विषय है। इतिहास के क्षेत्र की यदि हम बात करें तो केवल मानव के विकास की कहानी को ही सम्मिलित करना पर्याप्त होगा। इतिहास का जो अध्ययन है, इतिहास का अध्ययन क्षेत्र है, वह केवल व्यक्ति है, मानव के इतिहास की कहानी है। अब यदि हम हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट की बात करें, थोड़ा सा इतिहास की अवधारणा, तो हम पहले यह जान लें कि किस प्रकार इस शब्द का प्रयोग पश्चिम में हुआ। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग पश्चिम यानी कि यूरोपीय देशों में किस प्रकार इसका स्वरूप परिवर्तित होता चला गया। अंग्रेजी शब्द जो हिस्ट्री है, यह ग्रीक भाषा से निकला है। ग्रीक शब्द हिस्टोरिया इससे निकला है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञात करना। इस शब्द को आरंभ करने का श्रेय यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को जाता है और यूरोपियन लोग मानते हैं कि हेरोडोटस इतिहास का जनक है। हेरोडोटस ने खोज की विधियों को अपनाकर अपने समय से पहले फारस के युद्ध और समाज का वर्णन लिखा था और हेरोडोटस के उपरांत इस प्रकार जो सामग्री एकत्रित की गई उसको हिस्ट्री कहा जाने लगा। यूनानी शब्द हिस्टोरिया और वो फिर लैटिन में भी व्यवहार में आने लगा और उसके बाद में अंग्रेजी में हिस्ट्री के नाम से प्रयुक्त होने लगा। अब यदि हमें भारत में इतिहास किस प्रकार से इसका विकास हुआ उसकी चर्चा करें, तो पहले तो मैं ये बताऊं आपको कि सामान्य रूप से एक ये धारणा अंग्रेज़ों ने यहाँ पर बनाई। उन्होंने इस धारणा को जन्म दिया कि भारतवर्ष में ऐतिहासिक दृष्टि का विकास न तो समुचित ढंग से हुआ और न ही वैसा बहुत प्राचीन काल में कभी रहा, किंतु जैसे हमने पश्चिम के इतिहास के विकास को देखा, इतिहास लेखन एक स्वतंत्र इकाई के रूप में वैज्ञानिक आधार पर धीरे धीरे समय विकसित हुआ। इन्हीं आधारों पर देखें तो स्पष्ट होगा
कि भारत में भी इस प्रकार के इतिहास का विकास प्राचीन काल में हो गया था। तो अंग्रेज़ों ने जो ये कहा कि भारतीयों को इतिहास का ज्ञान नहीं है, वह असत्य है। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार जो कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, वे लिखते हैं कि प्राचीन भारत में इतिहास को ज्ञान की एक शाखा के रूप में बहुत व्यापक अर्थों में प्रयुक्त किया जाता था। यथा अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, पुराण आदि स्वतंत्र विषयों के रूप में हम इसको देखते हैं। इसका वह भाग जिसमें राजनीतिक घटनाओं, सम्राटों की वंशावलियाँ इत्यादि का उल्लेख होता था, कालांतर में इतिवृत्त या इतिहास के नाम से जाना जाने लगा। चूँकि इस प्रकार की कोई अलग कृति या पुस्तक हम लोगों की निगाह में नहीं आई है, इसलिए जो कुछ हम इसके संबंध में जान सके हैं, पुराणों के द्वारा ही जान सके हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि पुराणों के लेखकों ने इस प्रकार की उपलब्ध सामग्री से पर्याप्त सामग्री एकत्रित की। ठीक है, पुराणों के लेखकों ने उपलब्ध सामग्री में से पर्याप्त सामग्री एकत्रित की तथा जिसका उल्लेख किया। इसमें सम्राटों के संबंध में काफ़ी सामग्री मिलती है जो राजनीतिक इतिहास की एक झलक प्रस्तुत करती है। जहाँ तक सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के संबंध की बातें हैं, उसके लिए विशिष्ट पुस्तकें नहीं मिलती, किंतु उसके संबंध का सामान्य उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसी कुछ पुस्तकों में मिल जाता है। अतः भारत में इतिहास शिक्षा का प्रारंभ आधुनिक काल की देन नहीं, अपितु उस काल से है जब पुराण और इतिहास द्वारा इस प्रकार की अध्ययन की सामग्री का विकास हुआ। अब यदि हम एक चर्चा यह करें कि पाठ्यक्रम में इतिहास, तो आज का यदि हम वर्तमान में हम देखते हैं तो इतिहास आज पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य अंग नहीं रह गया है। किंतु ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्राचीन काल में बच्चे के ज्ञान का यह अनिवार्य अंग रहा होगा। विद्यार्थियों, आप मेरी बात यदि ध्यान से सुन रहे हैं तो इतिहास आज पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य अंग नहीं है। अनिवार्य शब्द आया है, कंपल्सरी, ऑप्शनल है ये, अनिवार्य अंग नहीं। किंतु पहले क्या था, प्राचीन काल में जब भी कोई बालक विद्यार्थी को, राजकुमार को, किसी शिक्षार्थी को, किसी को भी, चाहे वो आश्रम में पढ़ रहा है, चाहे वो गुरुकुल में पढ़ रहा है, वो बालक के ज्ञान का, उस लड़के लड़की के ज्ञान का एक अनिवार्य अंग, एक अनिवार्य विषय इतिहास रहा होगा। पहले जब बच्चों को पढ़ने, लिखने और गणित की प्रारंभिक क्रियाओं से कुछ ऊपर पढ़ाने की आवश्यकता हुई होगी, या बच्चे का ज्ञान जब इनसे ऊपर उठ गया होगा, तो निश्चय ही उसकी जिज्ञासा की संतुष्टि किसी न किसी इस तरह के ज्ञान से की गई होगी जिससे उसे अपने बारे में, अपने चारों ओर फैले समाज के बारे में स्पष्ट ज्ञान हो सके। यदि इस जिज्ञासा के आधार पर हम भूतकाल में चले जाएं, प्राचीन काल में चले जाएं, तो हमें ज्ञात हो सकता है कि किस प्रकार इतिहास का विकास हुआ होगा और किस प्रकार मानव ने
अपनी वर्तमान स्थिति और उसके प्राचीनतम रूप के बीच संबंध स्थापित किया होगा। इतिहास में क्रमशः स्पष्ट होते हुए स्वरूप के पीछे कुछ अस्पष्ट सी यही धारणा विद्यमान है। इतिहास के वर्तमान और प्रारंभिक स्वरूप के बीच एक लंबी श्रृंखला है, चेन है एक। यह श्रृंखला विकास की विभिन्न कड़ियों से बनी है। आज यदि इन कड़ियों का परीक्षण करके देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे वे इस विकासमान श्रृंखला की कड़ी न होकर किसी भिन्न श्रृंखला की कड़ी रही हो। यही इतिहास के विकासमान स्वरूप को स्पष्ट करता है। मूलतः इतिहास व्यक्ति की अपने संबंध में जानने की प्रथम जिज्ञासा है। इस सहज जिज्ञासा का स्वरूप बदलता चला गया और यही वैज्ञानिक इतिहास के रूप में विकसित हुआ। तो ये मोटा मोटी विद्यार्थियों इतिहास के बारे में था। आपको मैं निष्कर्ष के रूप में बताऊं कि पृथ्वी पर घटित होने वाली हर घटना इतिहास नहीं है, घटनाओं का लेखा जोखा ही इतिहास है। और एक दूसरी बात बताऊं कि इतिहास का जो अध्ययन क्षेत्र है वो मानव है, मानव और मानव के विकास की कहानी इतिहास है। अब अगले व्याख्यान में हम हमारा जो पेपर है आधुनिक विश्व का इतिहास फर्स्ट ईयर में, जो कि आपका सेकंड पेपर है, उस सेकंड पेपर के फर्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। इतिहास क्या है, इतिहास कैसे लिखा जाता है, इतिहास की सोर्सेज क्या हैं, लेखन स्रोत क्या हैं, ये सब आपके फर्स्ट पेपर में आएगा, जो कि आपको डॉक्टर एस.डी. सोनी पढ़ाएंगे। ये सारी चीज़ें उसमें विस्तार से आएंगी, लेकिन मोटा मोटी मैंने आपको बताया है क्योंकि आपके लिए ये जानना आवश्यक है। और अधिक आपकी जिज्ञासा आपके फर्स्ट पेपर में एक पूरा इसके बारे में एक चैप्टर है, एक अध्याय है, वहाँ आपकी जिज्ञासा जो है वो पूरी हो सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।